दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, इसमें हम डेली बेसिस पे अगर बात करें तो हिंदी के अंदर जो है स्पेशली द हिंदू को एनालिसिस करते हैं। लेकिन हमारा एनालिसिस करने का थोड़ा जो तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट इसमें ये होता है कि जो हम न्यूज़ होती है उसको हम एक कंक्लूज़न तक पहुंचाते हैं। कंक्लूज़न का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इंट्रोडक्शन क्या है, प्रस्तावना क्या है, बॉडी पार्ट में क्या क्या है, वो सारे कंटेंट हम आपको देते हैं। इवन जो भी मुद्दे होते हैं उसको भी समझाते हैं बाकायदा कंटेंट फॉर्म में। आगे का रास्ता क्या निकलेगा उसको भी समझाते हैं। बाद में एक निष्कर्ष देके इस एडिटोरियल को कंप्लीट करते हैं। इस एडिटोरियल को हम एक प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं कि प्रश्न क्या एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है, उस चीज़ को लेके यहाँ पे हम चीज़ें लेके चलते हैं। हमारा एडिटोरियल और चैनल से थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि यहाँ पे हम किसी भी जो टॉपिक है उसको हम एक निष्कर्ष और साथ में वे फॉरवर्ड कंटेंट हम आपको देते हैं। वो न्यूज़ को जितना, क्योंकि देखिए एडिटोरियल में क्या होता है, सिर्फ कुछ चीज़ों को समझा के मतलब चीज़ों को क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन आसपास की जो चीज़ें जो मैंडेटरी होती हैं, कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हाँ वो कंटेंट उसमें आना चाहिए, उसको वो बेसिकली नहीं कर पाते। तो हमारा मकसद यही है कि हम उस चीज़ को, आसपास की जो चीज़ें भी होती हैं तो उसको भी हम इसमें डाल सकें, ताकि एक हिंदी मीडियम के पास एक बढ़िया सा एक जो है आउटकम यहाँ पे निकल सके। तो यही सब मेरा छोटा सा प्रयास है। आप लोगों का सपोर्ट धीरे धीरे मुझे मिल रहा है, मानता हूँ। पर मैंने भी यही बोलूँगा कि आपको डेली बेसिस पे एडिटोरियल आएंगे और ये बंद नहीं होंगे। तो आज के एडिटोरियल की अगर मैं बात करूँ तो हम अगर देखें तो बेसिकली एग्रीकल्चर बिल के ऊपर है। अब हाल ही में सरकार ने क्या किया कि उन्होंने ये बोला कि भाई जो ये हमारा लाइक सर्दी वाला जो आएगा सत्र, तो उसमें जो है बेसिकली अगर बात करें शीतकालीन सत्र जिसको कहते हैं, तो उसमें ये मतलब कि कानून है जो इन्होंने बिल पास किया था एग्रीकल्चर को लेके, वो अब इसको वापस ले लेंगे। ये सरकार का अगर बात करें तो ऑफिशियल स्टैंड जो हमें देखने को मिला। अब देखिए ऑफिशियल स्टैंड मिले देखने को मिला तो पूरे देश के अंदर बोलें तो काफ़ी लाइक एक पॉजिटिव एनर्जी भी जो है देखने को मिली कि हाँ, कि देखिए पहले कुछ जब बिल लाया गया था तो कुछ ऐसी हालत थी, लेकिन अब जो लाया गया तो कुछ इस तरह से मतलब हालत हमें जो है देखने को मिल रही है और सच में एक पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन कुछ जो अगर बात करें एनालिसिस ये भी कहने को मिलता है, एक हम साइड वाला एनालिसिस भी देखते हैं इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। जिस तरह से अभी यूपी, गुजरात, कर्नाटका में जो चुनाव होने वाले हैं, तो इन्होंने बीजेपी यानी कि एनडीए गवर्नमेंट ने एक इसके भी कंटेस्ट में जो है चीज़ें इसको पास किया है कि इनको पता है कि कहीं अगर एग्रीकल्चर मतलब कि लाइक किसान, अगर जो किसान जो तबका है अगर वो नाराज़ हो गया तो हो सकता है एनडीए की गवर्नमेंट इन फ्यूचर में सरकार भी ना बना पाए। तो उसको भी कंटेस्ट में, दोनों ही कंटेस्ट में आपको इन चीज़ों को लेके जो है सोचना पड़ेगा। तो क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है? इसमें ये बन सकता है कि देश में भारतीय किसानों के सामने क्या चुनौतियां हैं और किसानों की आय में प्राप्त वृद्धि कैसे की जा सकती है। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है और ये बेसिकली जीएस पेपर 3 के मेंस में जो हमारा एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, आप वहाँ से या फिर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप जो इसको कर सकते हैं। और साइमल्टेनियसली आप जीएस पेपर 2 को भी बिल ओरिएंटेड भी चीज़ें इसको देख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे हुआ कि ये पेपर या तो जीएस पेपर 3 या फिर जीएस पेपर 2 में कहीं पे भी इसको दिखाया जा सकता है, राइट। तो खबरों में क्यों है, 3 विवादित कृषि कानूनों को संसद के आगामी शीतकालीन जो सत्र में निरस्त कर दिया जाएगा। ये एज पर अगर बात करें तो ये गवर्नमेंट का जो है ऑफिशियल स्टैंड हमें जो है देखने को मिलता है। नए कानून बनाने के पीछे तर्क क्या थे? देखो जब ये कानून लेके आए, जब ये चीज़ें लेके आए, द हिंदू एडिटोरियल इसमें बेसिकली यही कहता है कि एपीएमसी एक्ट, एपीएमसी एक्ट देखो पहले तो एपीएमसी को समझो, मैं जैसे शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा। अगर कोई किसान है, अगर वो अपना अनाज अगर वो बेचना चाहता है, अपना अनाज बेचना चाहता है तो उसको कृषि मंडियों में जाना पड़ेगा। ध्यान से समझना, कृषि मंडी में भी फिलहाल जो इसको जाना होता है और इवन अभी जाएगा भी, क्योंकि जब ये बिल पास तो ऑटोमेटिक इसको वापस कर ही लिया गया है। तो उस कंडीशन में वहाँ पर जब एपीएमसी एक्ट में ये होता है कि कृषि जो किसान हैं उनको एमएसपी जो सरकार मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस होती है उसके हिसाब से वो बेचते हैं और उनको मिल जाता है। लेकिन किसानों को यहाँ पे एक ये भी इशू था कि उनको एमएसपी से नीचे भी जो बिचौली होते हैं वो खरीदते हैं। क्यों? सरकारी, अब किसी को मान लो ऑन द स्पॉट पेमेंट चाहिए, मान लो भाई गेहूं तैयार हुआ और उनको बस हाल ही में एक हफ्ते के बाद मान लो फसल फिर बोनी है, तो उस कंडीशन में कुछ किसान जो होते हैं बिचौलियों को भी जो है बेच देते थे। तो इससे किसानों को जो है बेसिकली घाटा होता था। तो इसके पीछे सरकार का तर्क बेसिकली यही था कि इससे ये होगा कि एपीएमसी मतलब किसान जो है कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी बेच सकता है, किसी को भी बेच सकता है। तो इसमें फिर ये भी मुद्दा उठा कि भाई अगर इस तरह से ये हाल हुआ तो कॉर्पोरेट वाले फिर खरीदेंगे और कॉर्पोरेट वाले अपना स्टॉक मतलब कि बढ़ाएंगे और उसको फिर मन चाहे कीमत पे
मतलब बेचेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसानों से मान लो 15 रुपये में गेहूँ खरीद लिया, लेकिन उसको बाद में जब पता चले 40 रुपये 50 रुपये किलो गेहूँ बेच रहे हैं। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं रिलायंस मॉल में गया, मैंने हाफ के जी मैं देखा जस्ट चेक करने के लिए, हाफ के जी मैंने एप्पल लिए भाई, ठीक है भाई, हेल्थ कॉन्शियस भी थोड़ा सा होना चाहिए। मुझे वो एप्पल कुछ 150 रुपये के आसपास मिले, और वहीं मैं बाहर रेडी पे गया तो मुझे वो 60 रुपये किलो दे रहा था। सोचिए कितना डिफरेंस है। वो 60 रुपये किलो दे रहा है, यानी कि 30 रुपये का एप्पल मुझे रिलायंस मॉल में 150 रुपीज़ का मिला, जो हमारे विकासपुरी में है। तो इतना डिफरेंस है, तो डेफिनेटली इसके पीछे कहीं ना कहीं अगर बात करें तो किसानों की एक जीत के तौर पे भी जो इसको देखा जा सकता है। फिर निजी प्रवेश को प्रोत्साहित करना, इन्होंने ये वही सोचा कि इससे प्राइवेट कंपनियां जो है आगे आएंगी और चीज़ें मतलब बढ़िया होंगी और प्राइवेट कंपनियां जो इन्वेस्टमेंट करेंगी। पर यहाँ पे ये भी चीज़ है, क्रिटिकल एनालिसिस ये भी है कि प्राइवेट ही वर्ड जो होता है अपने आप में कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि प्राइवेट जो निजी प्रवेश होगा वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा, उसको पैसे से मतलब है, भाड़ में जाए दुनिया। तो उस कंडीशन में निजी प्रवेश को प्रोत्साहित करना, भंडारण के बुनियादी ढांचे में सुधार करना, जो भी आज आप देख रहे रूटीन होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एफसीआई के अंदर कितने सारे मतलब गेहूं चावल सड़ रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास अभी भी आज के समय मतलब कि भारी मात्रा में बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है। तो इन चीज़ों में भी सुधार करना, और साथ में किसानों को विपणन स्वतंत्रता देना, जैसे कि मैंने बता रखा है कि मार्केटिंग की इन्होंने इनको स्वतंत्रता देना, वो कहीं पे भी किसान किसी के पास भी बेच सकता है। तो बेसिकली ये मुद्दा हमें किसान मतलब कि जब नए कृषि कानून बनाने के पीछे इन्हीं मोटा अगर देखें तो इन्हीं चारों के पीछे ही जो है बेसिकली घूम रहा था। लेकिन अब हमारा विश्लेषण क्या कहता है, देखो ठीक है बिल वापस ले लिया गया, नवीनतम कृषि कानून के विरोध का विश्लेषण यही है कि 3 टॉपिक्स पे जो करी जाती है। पहला एमएसपी, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस दोस्तों वो होता है कि बच्चों को नहीं पता होगा कि सरकार एक प्राइस फिक्स कर देती है। सरकार एक प्राइस फिक्स कर देती है। फॉर एग्जांपल मान लो भी बोलते हैं कि गेहूं 15 रुपये किलो से नीचे नहीं बेचा जाएगा किसी भी मंडी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो किसान है, किसान को ये समझ आ गया कि भाई 15 रुपये तो एटलीस्ट मुझे मिलेंगे पर किलो गेहूं पे। अब ये सरकार के ऑर्डर हो गए, तो ये हो गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि 15 रुपये से नीचे कोई भी नहीं मतलब खरीदेगा। मतलब अगर बात करें कोई भी अगर किसान बेचता है तो 15 रुपये से नीचे नहीं, उसको किसान को 15 रुपये तो मिनिमम मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और टोटल मिला के 24+ फसलों पे जो है एमएसपी जो है बेसिकली देखा जाए तो लागू करी जाती है। तो एमएसपी के संबंध में अगर बात करें तो सरकार धीरे धीरे एमएसपी को ख़त्म करना चाहती थी इन कृषि कानूनों के थ्रू। कृषि माल, और कहीं ना कहीं ये जो है WTO का भी समर्थन था। मतलब कि WTO जो आपका बाली जो हुआ था पीस ऑफ क्लॉज, तो उसमें भी यही बोला गया था कि अगर मतलब कि हर गवर्नमेंट को अपने एमएसपी को जो है ख़त्म करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसके राह पे भी जो है चल रही थी। लेकिन जो अगर बात डेवलप कंपनियां हैं वहाँ पे किसान मात्र 1% होते हैं। लेकिन हमारे देश में कहानी अलग है। यहाँ पे आज भी कहीं ना कहीं समाज जो है 50% के आसपास किसानों से ही जुड़ा हुआ है। तो 1% और कहाँ 50% में काफ़ी ज़्यादा फर्क हमें जो है देखने को मिलता है। फिर कृषि माल की बिक्री कृषि उपज मंडी समिति में होने की शर्त यहाँ पे जो हटा ली गई थी। इसके कारण मतलब कि एमएसपी का मतलब विरोध होना स्टार्ट हो गया था। जो खरीद मंडी से बाहर होगी उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। तो जब टैक्स नहीं लगेगा तो फिर जो मंडी वाले जो बिचौलिए थे वो बेचारे कहाँ जाएंगे। तो ये भी कहानी थी। फिर दूसरा, अगर इस तरह से रहा तो एमएसपी का रेगुलेट नहीं हो पाएगा। क्यों? एमएसपी का मतलब ये हुआ कि भाई एमएसपी का मतलब ही यही हुआ कि किसान जो है मार्केट में आएगा और बेचेगा, लेकिन ये मंडियों के अंदर बेचे। जब इस पर टैक्स ही नहीं लगेगा तो चीज़ें फिर सारी की सारी जो है गड़बड़ हो जाएंगी। यानी कि जब किसान के उत्पाद की खरीद मंडी में ही नहीं होगी तो सरकार इस बात को रेगुलेट नहीं कर पाएगी कि किसान को न्यूनतम समर्थन मिल रहा है या फिर नहीं। हाँ, हो सकता है आपस में कॉर्पोरेट कुछ अपने साथ गांठ कर लें। अब किसान इतना पढ़ा लिखा भी आज के समय, हालांकि कुछ पढ़े लिखे हैं किसान, लेकिन मैक्सिमम किसान, अगर मार्जिनल किसान की बात करें जिसमें मोर देन 86% हमारे छोटे किसान आते हैं, तो उसमें हमें ये पता चलता है कि किसान अभी भी इनकी जो आय है बहुत कम है। तो उस कंडीशन में कॉर्पोरेट से पंगा तो आपको लगता है कि किसान ले पाएगा? मेरे हिसाब से तो लगता है कि बहुत मुश्किल चांसेस हैं कि इस कंडीशन में जो है ले पाएगा। तो ये भी रीज़न हमें देखने को मिला। और साथ में हालांकि अब इसको थोड़ा एक डिफरेंट एंगल से समझते हैं कि शांताराम जो कमेटी थी, तो उनके अनुसार सरकार के द्वारा जो भी एमएसपी जो खरीद होती है उसका सिर्फ 8% ही मतलब किसानों को मिलता है। अब देखो यहाँ पे ये भी इशू देखने को मिलता है कि शांताराम कमेटी की रिसर्च के बाद निकली गई थी। उन्होंने ये बोला कि 8% किसान को ही जो एमएसपी मिलती है, केवल 8% किसान को। अगेन 92% जो किसान होते हैं उनको जो इस एमएसपी का फ़ायदा नहीं होता है।
तो सरकार का विधेयक लाने का मंशा भी ये थी कि भाई शांताराम कमेटी भी थी उनके पास, कि उनको ये लगा कि 92% किसानों को जो एमएसपी नहीं मिलता है, तो सरकार की मंशा भी ये थी। मैं देखो दोनों एंगल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी और कृषि के पॉइंट ऑफ मतलब किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हिसाब से भी। फिर इसी के बाद एक और रिसर्च हुई जिसमें एग्रीकल्चर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस 2020 और 21 की एक रिपोर्ट के अनुसार भी ये पता चलता है कि इन्होंने यही बोला कि भाई सरकारी खरीद और एमएसपी सिस्टम का सबसे ज़्यादा फायदा ही किसानों को होता है। अब देखो यहाँ पे इसने शांता कुमार कमेटी को काउंटर कर दिया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। देखो यहाँ पे इसकी रिपोर्ट भी है कि सबसे ज़्यादा फायदा किसानों को ही होता है। हालांकि 2015 की जो नीति आयोग की रिपोर्ट ये दर्शाती है कि एमएसपी व्यवस्था का लाभ कुछ मध्यम वर्गीय किसानों को भी मिल रहा है। ऐसा नहीं कि शांताराम कमेटी ने बोला कि सिर्फ जो 8% के किसान है, जो उच्च तबके के किसान उनको मिल रहा, नहीं, नीति आयोग ने भी माना कि भाई मध्यवर्ग किसान को भी जो इसका फायदा मिल रहा है। तो अब आपको ये सोचना है कि ये क्या है, किस तरह से, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे पॉजिटिव भी दिखा रहा हूँ, साथ में मैं आपको नेगेटिव भी दिखा रहा हूँ। निष्कर्ष निकालना आपका काम है। फिर कृषि व्यापारियों या फिर आदरणियों के संबंध में अगर हम बात करें, आपको पता है कि लाइक इस एक्ट का जो विरोध बेसिकली अगर बात करें तो पंजाब और हरियाणा के किसानों ने किया, क्योंकि मैक्सिमम अगर खेती की बात करें, जो आउटपुट की बात करें, मैं आउटपुट की बात कर रहा हूँ, तो इसमें पंजाब और हरियाणा के लोग ही सबसे ज़्यादा मतलब उगाते हैं। आपने देखा होगा पंजाब और हरियाणा में हालांकि पानी की इतनी कमी है, फिर भी लोग यहाँ के लोग चावल भी उगा देते हैं। ये भी टेक्नोलॉजी है, क्या करें, ठीक है। उससे जिससे कि ग्राउंड वाटर भी खत्म हो रहा है, काफ़ी सारे दिखते हैं, वो बात की बात है, हम उसको किसी और मतलब डायमेंशन में बात करेंगे फिर हम। तो उस कंडीशन में इस संशोधन से किसानों को आहित होने और जमाखोरी बढ़ने की आकांक्षा भी जो बेसिकली बढ़ जाएगी। कृषि व्यापारियों को मतलब कि इसके संबंध में ये विरोध हो रहा था कि अगर एमएसपी हटा दिया गया तो फिर जमाखोरी होना स्टार्ट हो जाएगी, कॉर्पोरेट वाले स्टॉक जो है बिल्कुल बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे और वो 15 रुपये के गेहूँ को करीब 50 रुपये 40 रुपये किलो बेचेंगे, जिससे फिर महंगाई होगी, और महंगाई होगी तो काफ़ी घाटा मतलब देखने को किसानों को जो देखने को मिलेगा। साथ में फिर जमाखोरी कृषि उत्पाद को सस्ते दाम पर किसान से खरीद लिया जाएगा, उसको होल्ड कर लिया जाएगा उसको, और बात करें तो उससे फिर प्रॉफिट वालों को कहीं ना कहीं फ़ायदा ही, जो कॉर्पोरेट वालों को कहीं ना कहीं जो है फ़ायदा ही देखने को मिलेगा। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के संबंध में जो है विरोध हो रहा था। इसमें विरोध ये हो रहा था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर देखा जाए तो आज भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में इतनी सफल नहीं हो पाई है। हालांकि कुछ एरिया हैं, जैसे साउथ का एरिया है, साउथ इंडिया, वहाँ पे आप बोलें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है थोड़ी सी है, लेकिन वहाँ पे एक गाँव के साथ करी जाती है, तो उसका एक ये भी पहलू है। लेकिन अगर इंडिविजुअल किसान के साथ यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में करी जाएगी तो उससे क्या नाम है काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं जानता। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फॉर इवन आप कोई भी अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ेंगे किसी भी प्रोडक्ट का, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि टर्म्स एंड कंडीशन कितनी हैवी होती हैं और कितनी एक वैग्यू लैंग्वेज में जो लिखी जाती है, एक अस्पष्ट लैंग्वेज में लिखी जाती है, मतलब बेसिकली वो लॉयर ही समझ सकता है कि इसका मतलब क्या है और क्या नहीं है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी जो है बेसिकली जो है विरोध किया गया था। इसमें कहीं ना कहीं कृषि जो किसान था वो फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू जब सिर्फ मजदूरी बन के रह जाएगा, और किसान और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये भी मतलब हो सकता है कि भाई मान लो भाई कॉर्पोरेट वाले बोले कि भाई आपका माल खराब मतलब प्रोड्यूस हुआ है और हम ये माल नहीं खरीदे, तो उस कंडीशन में किसान कहाँ जाता। अगर भाई पहले तो ये था कि मंडियाँ थी, माल कैसा भी हो ठीक है, उसको जो बेच के अगर बात करें वो मतलब किसान से पैसा मतलब कि मंडियों में जाके बेच सकता है अपने अनाज को। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर मान लो प्राइवेट कंपनियों ने ही मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे तुम्हारा मतलब कि आपका गेहूं चावल सड़ गया है, तो उस कंडीशन में कुछ भी चीज़ें मतलब कर कोशिश हो, तो उस कंडीशन में फिर दिक्कतें यहाँ पे जो है हो जाएंगी। तो कुछ लोग ये भी कहते थे कि केंद्र सरकार पश्चिमी देशों की खेती का मॉडल किसानों पर जो बेसिकली थोपना चाहती है, क्योंकि पश्चिमी देशों में जो किसान बेसिकली पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं। लेकिन हमारे देश में आज भी जो बेचारे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मैक्सिमम किसान जो स्कूल नहीं गए हैं, उस कंडीशन में बेचारे वो किसी के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को क्या समझेंगे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या समझेंगे। तो इससे ये भी पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनियों किसानों का शोषण करती है, उनके उत्पादकों को खराब बताकर रिजेक्ट भी जो कर देते, तो उस कंडीशन में फिर किसान जो है बेसिकली कहाँ जाएंगे। फिर ये भी पता चलता है कि एक क्वेश्चन यहाँ से निकलता है इस एडिटोरियल के थ्रू कि क्या निजीकरण किसी क्षेत्र के लिए रामबाण इलाज है। एक क्वेश्चन ये तो द हिंदू एडिटोरियल इसमें ये कहता है कि देखो बिहार में एक एग्जांपल के थ्रू पता चला कि बिहार के उदाहरण से पता चलता है कि वहाँ पे जो है बेसिकली एपीएमसी एक्ट को जो हटा दिया गया था, तो उससे ये हुआ कि कृषि बाजारों में निजी निवेश के प्रभावित होने की संभावना नहीं थी, भले ही एपीसीएमटी अधिनियम को वहाँ पर रद्द किया जाता था। यानी कि वहाँ पे देखो एपीएमसी एक्ट को ख़त्म कर दिया गया इस परिप्रेक्ष्य में कि निजी निवेश आएगा और मार्केट को फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन ये मॉडल पहले अपनाया गया था बिहार स्टेट के अंदर, लेकिन वहाँ पे इस तरह की कुछ चीज़ें नहीं देखने को मिली। आज भी
जो अगर बात करें जो किसान वो हास्य पद्धति पे ही जो है देखने को मिलता है। फिर महाराष्ट्र में भी 2016 में फलों और सब्जियों से भी एमएसपी को मतलब हटा लिया गया था कि भाई फलों और सब्जियों पे महाराष्ट्र में मतलब जो भी फल और सब्जी खरीदे उस पर एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं लागू होगा। लेकिन फिर भी वहाँ पे भी उन्होंने ये सोचा कि इससे फिर मार्केट को बूस्ट मिलेगा, प्राइवेट कंपनियाँ आएंगी, इन्वेस्ट करेंगी। लेकिन भैया प्राइवेट कंपनियाँ सिर्फ लाभ के लिए आती हैं, उनका और किसी से कोई मतलब नहीं होता प्राइवेट कंपनियों का। तो प्राइवेट कंपनी को जब लाभ के मकसद से आएंगी तो डेफिनेटली फिर उसमें क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। फिर भी कृषि जो है बाजारों में निजी प्रवेश का प्रभाव केवल मामूली था, बिल्कुल मामूली। जो एक्सपेक्टेड था कि 90% के हिसाब से प्रॉफिट आना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट रिसोर्सेज थी, वहाँ पे मान के चलो 2% 3% आ रहा था। तो उसकी कंडीशन में कोई ज़्यादा फर्क जो है नहीं देखने को मिला। फिर साथ में बाजार के विघटन की संभावना भी जो सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? अभी फिलहाल जो है हमारी भारतीय मार्केट एकीकृत है। एकीकृत का मतलब ये है कि किसान जाता है मंडी में बेचता है। जब अगर ये बिल लागू हो जाता तो उस कंडीशन में बाजार के विखंडन की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाती। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो किसान के साथ एक तरह से बोले अत्याचार ही सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता। फिर इन कृषि कानूनों के साथ प्रमुख बिंदु क्या थे भाई? इनके अगर ये जो 3 के 3 बिल थे, इनसे प्रमुख बिंदु निष्कर्ष के तौर पर हमें क्या निकलते हैं? हमें ये निकलता है कि कॉर्पोरेट घरानों द्वारा कब्जे करने का डर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा था किसानों के ऊपर, कि भाई यहाँ पे कॉर्पोरेट का अगर बात करें सबसे ज़्यादा बोलबाला हो जाता। फिर ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर भी प्रभाव पड़ता, क्योंकि भाई निजी कंपनियां सिर्फ प्रॉफिट के मकसद से काम करती, जो भी सरकार थोड़ा बहुत करती है वो भी नहीं करती, तो इससे फिर किसानों को सबसे ज़्यादा घाटा होता। फिर ढांचागत समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, जो भी बुनियादी ढांचा है, जो भी चीज़ें हैं उसका समस्या नहीं होती। फिर शिकायत निवारण तंत्र की आलोचना भी करी जा रही थी कि इससे फिर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता और चीज़ें फिर किसान बेचारा कहाँ जाता। कानून पारित करने का अलोकतांत्रिक तरीका भी जो हमें देखने को मिला, जबरदस्ती मतलब कि फुल मेजोरिटी की बात होती है तो फिर अलोकतांत्रिक तरीका भी जो देखने को मिला। क्योंकि देखो आज के समय ना हमें इथिकली भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर कोई गवर्नमेंट बिल लेके आती है तो क्यों ना उसको एक एसएमएस के थ्रू चीज़ें करी जाए। अगर देखा जाए, अगर एक देखो यहाँ पे एक लोकतंत्र का ये भी एक तरीका तो हो सकता है ना कि ट्रू डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं कि हाँ हमारा देश सच में लोकतंत्र है, क्यों ना गवर्नमेंट को मैसेज दिया जाए, या फिर गवर्नमेंट एक ऐसा पोर्टल का एक कानून अगर लाना चाहती है तो उस पर एक हाँ ना कुछ नहीं कह सकते, कुछ 3 तरह के ऑप्शन दिए जा सकते हैं। उन 3 ऑप्शन पे क्या होगा, जितना पॉजिटिव आएगा उतना गवर्नमेंट, अगर एक थ्रेशोल्ड रख दें कि भाई अगर मान लीजिए 55% से अगर हाँ आती है तो ही वो हम कानून बनाने के पक्ष में रहेंगे। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को बहुत बड़ा स्टैंड मिल जाएगा। स्टैंड ये मिलेगा, गवर्नमेंट फिर बोलेगी देखो भाई जनता ने वोट किया हमें इस चीज़ के लिए, तो अगर इस तरह की कुछ चीज़ें क्यों ना हम पोर्टल बनाया जाए, उससे डेफिनेटली गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा। अब देखो इतना भसड़ हुई एक सवा साल, तो उसमें आपने भी देखा, सबने देखा कि कितनी गवर्नमेंट की आलोचना हुई। तो उस कंडीशन के अंदर गवर्नमेंट की आलोचना भी बचेगी और साथ में कहीं ना कहीं हर एक भारतीय किसान या फिर कोई भी हर एक नागरिक जो सशक्त होगा। फिर किसान विरोध प्रदर्शनों को गलत तरीके से हैंडल करना, भाई लाठीचार्ज करना, हत्याएं होना, मोर देन 50+ किसान मारे जा चुके हैं जिसका कि रिपोर्ट हम न्यूज़पेपर में देख रहे हैं। संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन करना, यानी कि भाई आपको पता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, तो जब भारत राज्यों का संघ है तो उसमें संघीय सिद्धांत यानी कि मतलब जो संघ है वो कहीं ना कहीं अगर बात करें अपना डंडा मतलब कि राज्यों के ऊपर मार रहा है, एक तरह से ये भी देखा जा सकता है। फिर कृषि सुधारों की दिशा पर आलोचना, जो भी मतलब जो भी किसान कर रहे हैं उस पर ये बोला कि जो कृषि सुधार इतना ठीक ठाक नहीं है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं देखें तो आलोचना हो जा रही है। इन कानूनों को वापस लेने के आखिर निहितार्थ यानी कि निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है? भाई लोकतांत्रिक विजय है एक तरह से किसानों की, टकराव का एक तरह से अंत भी है गवर्नमेंट और किसानों के अंदर, सकारात्मक राजनीति भी अब होएगी। जिस तरह से यूपी में इलेक्शंस है तो वहाँ पे योगी जी बोलेंगे देखो हमने कानून बिल वापस ले लिया, ये था वो, तो पहले इसके फ़ायदे बताते थे, अब इसके अगेंस्ट में बात करेंगे, शायद वो अलग अलग चीज़ है। एक प्राथमिकता निर्धारण भी करना कि इससे ये भी पता चलती है कि भाई कि आखिर किसानों की क्या क्या प्राथमिकता है, तो सरकार को उसी परिप्रेक्ष्य में जो है चलना पड़ेगा। फिर कानून की वैधता के लिए भरोसा जरूरी है। इसमें यह भी पता चला कि कानून तो पास कर दिया जाएगा लेकिन उस पर भरोसा करना ये भी एक बहुत बड़ा जरूरी होता है। अगर कुछ लोग जो उस कानून को नहीं मानते तो फिर उसका यही हाल होता है जिस तरह से अभी इस किसान बिल का जो हमें देखने को मिला है। फिर किसानों के लाभ के लिए शुरू किए गए विभिन्न हस्तक्षेपों और योजनाओं की एक सूची अगर हम बात करें, कुछ गवर्नमेंट आखिर अगर बात करें तो गवर्नमेंट क्या क्या एक इनिशिएटिव लेके आई है इस चीज़ को लेके कि भाई किसानों का जो है जन कल्याण हो किया जा सके। तो उसमें हमें ये पता चलता है कि कुछ स्कीम्स है, दोस्तों को देख लेना आप कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लेके आई है, इन किसानों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना भी लेके आई है। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आई है, सभी खरीफ और रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य भी लेके आई है। किसानों को मृदा स्वास्थ्य वितरण के लिए एक योजना का भी जो क्रियान्वित किया जा रहा है।
फिर प्रति बूंद अधिक उपज पहल, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना, ई नाम पहल का शुभारंभ, हर मोड़ पर पेड़ के तहत अतिरिक्त आय के लिए कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान भी देखने को मिल रहा है। बागवानी के एकीकृत विकास मिशन के तहत मधुमक्खी पालन को भी जो यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है। संस्थागत ऋण की पहुंच अधिक से अधिक किसानों तक जो है पहुंचाना, सरकार ने किसानों क्रेडिट कार्ड की सुविधा को जो बेसिकली जो बढ़ा दिया गया। आगे के रास्ते में देखें, अगर हम आगे का एक फ्यूचरिस्टिक क्या एक अप्रोच हो सकती है, इसमें यही हो सकता है दोस्तों कि एपीएमसी एक्ट का जो है विस्तार करना चाहिए, ताकि इसमें आवश्यक जो सुधार है उसको जो है सबसे ज़्यादा सुधार किया जा सके। साथ में ई नाम, जो हमारा ई नाम पोर्टल है, उसको और ज़्यादा मतलब कि ई ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जा सके, हर एक किसान को मोबाइल तक इसको पहुँचाया जा सके, ताकि किसान भी चीज़ों को जो बेसिकली समझ सके। और साथ में कृषि उपज पर एमएसपी के संदर्भ में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को जो है लागू करने का जो है प्रयास करना चाहिए। निष्कर्ष के तौर पे देखें तो यही पता चलता है कि लचीलापन लोकतंत्र में एक बुरी विशेषता नहीं है। ध्यान रखिएगा, किसी लोकतंत्र में अगर लचीलापन लाया जाए तो ऐसा नहीं कि वो मतलब कि बेकार है, नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये मतलब कि बुरी विशेषता नहीं है। और ये सरकार के लिए विरोध लामदनी के प्रति अपने सामान्य रवैये पर फिर से विचार करने का एक अवसर यहाँ पे जो है होना चाहिए। तो ये था आज का एडिटोरियल। तो दोस्तों ये था ऑलमोस्ट मेजर एडिटोरियल। थैंक यू। आई होप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू।